नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। बजट में क्या क्या लोगों की उम्मीदें हैं, सैलरी क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, चाहे प्रोफेशनल्स हों, चाहे स्टूडेंट हों, या सबकी कुछ ना कुछ उम्मीदें होती हैं बजट से। तो बजट से क्या क्या उम्मीदें हैं, आज उसके विश्लेषण के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए हमने इंडिया के एक्सपर्ट CA पवन अग्रवाल जी को बुलाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद, आप हमारे शो में आए। बहुत बहुत आभार आपका मनीष जी। हम लोग ने कई लोगों से चर्चा करी, तो लोगों ने कहा कि मेडिक्लेम के बारे में, सेक्शन 80D, जहाँ पे 25,000 की रिबेट है, लेकिन आज की डेट में मेडिकल के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए हैं, प्रीमियम की अमाउंट्स बहुत बढ़ गई हैं, हर साल प्रीमियम रिवाइज हो जाते हैं। तो क्या ये अमाउंट बढ़नी नहीं चाहिए सर? बिल्कुल, मतलब एसएससीज की तरफ से बहुत ही एक बड़ी डिमांड है और धीरे धीरे देखिए ना, जैसे जब कोविड आया था तो कोविड के बाद से ये जागरूकता बढ़ी है कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस लिया जाए। उससे पहले तक थोड़ी जागरूकता कम थी। और अगर हम देखें, इन्फ्लेशन को देखें, जितना हॉस्पिटल्स की कॉस्ट है, आज छोटा सा भी या कोई बीमारी हो जाती है तो इलाज के लिए बहुत बड़ा बड़ा खर्चा करना पड़ता है। तो उस खर्चे की वजह से लोग जो है अब अपने मेडिक्लेम के इंश्योरेंस के जो अमाउंट्स हैं वो काफ़ी बढ़ाने लगे हैं। जो आज से 5 साल पहले लोग 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेने में हिचकिचाते थे, आज वो 50 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। तो नेचुरली प्रीमियम्स बढ़े हैं और फिर पूरे परिवार को कवर करना चाहते हैं, पेरेंट्स को कवर करना चाहते हैं। तो ये 25,000 की लिमिट बहुत ही कम है। इसको 50,000 तो डिमांड है ही कि करना चाहिए, जिससे कि कम से कम पूरा एक परिवार का अच्छा सा इंश्योरेंस कवर हो जाए और टैक्स में भी बेनिफिट मिल जाए उसका। क्योंकि जो लोअर वाले हैं वो आयुष्मान कार्ड से ले लेते हैं फ़ायदा, थोड़े से मिडिल क्लास वाले इसमें फंस जाते हैं, बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। तो एक्चुअली जो भी हमारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस हैं वो मिडिल क्लास को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, ज़्यादातर पब्लिक मिडिल क्लास में ही हमारे इंडिया में। तो बहुत ही ज़रूरी है कि ये इन लिमिट्स को बढ़ाया जाए। पेरेंट्स की भी जो लिमिट है या सीनियर सिटीजन्स की लिमिट है वो भी 50,000 की, जबकि आज की तारीख में मेडिकल इंश्योरेंस सीनियर सिटीजन्स को बहुत महंगा पड़ता है। तो उनकी लिमिट्स भी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आयुष्मान कार्ड जो लोअर पॉवर्टी कहते हैं, तो क्या यहाँ पे मिडिल क्लास वालों के लिए कुछ नहीं लाना चाहिए? चलो थोड़ी बहुत तुम्हारी इनकम है, तुम भी थोड़ा बहुत ले लो। बिल्कुल, अगर सरकार की मंशा मिडिल क्लास, देखिए इस देश में है क्या कि जो गरीब वर्ग है उसको कहीं ना कहीं बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जो बड़ा वर्ग है उसको कोई ज़रूरत नहीं है उन सब चीज़ों की, लेकिन मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा है देश में। तो इस तरफ भी गवर्नमेंट को ध्यान तो देना ही चाहिए। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को गवर्नमेंट बहुत प्रमोट कर रही है, लिथियम बैटरी पे बहुत प्रोडक्शंस बढ़ रहा है, कई सारी कंपनीज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, लेकिन इसमें जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है फेम 2 वाली, वो 31 मार्च 2024 में बंद हो रही है। क्या वो सब्सिडी स्कीम्स आगे बढ़नी चाहिए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से गवर्नमेंट का फोकस है कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर उसको बढ़ाना है, उसको वो जो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एनर्जी कंजम्पशन है उनको कम करना चाहती है, तो फ्यूल का कंजम्पशन कम करना चाहती है। तो एनर्जी अगर इस तरह के सेगमेंट में गवर्नमेंट इसको प्रमोट करना चाहती है तो डेफिनेटली उस सब्सिडी को देना पड़ेगा, क्योंकि आज भी जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर उस कॉस्ट पे अगर किसी कस्टमर को वो प्रोवाइड किया जाएगा तो उसको काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो मतलब अगर जनता को ये प्रमोट करना है कि वो ले आके 2 व्हीलर्स EV वाले ले, तो ये फेम 2 सब्सिडी को कंटिन्यू तो करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को। इंडस्ट्री भी यही चाहती है कि भाई वो बढ़े, तो जिससे कि उनका भी प्रोडक्ट आगे सेल हो, वो भी मोटिवेट हो इस बात को कि ठीक है भाई हमें प्रोडक्शन इसका करना है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो GST के प्रोविजंस हमारे लग रहे हैं, तो जैसे जब सापा की सरकार थी तो उन्होंने साइकिल उनका था तो साइकिल पे टैक्स फ्री कर दिया था, कोई टैक्स नहीं था। तो अब आप इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ टैक्स का रिलैक्सेशन, क्या बल्कि मेरे हिसाब से तो इस पर टैक्स लगना ही नहीं चाहिए अगर आप चाहती हैं आगे आए। बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं इसको मुझे लगता है कि एग्जाम कैटेगरी में लेके आना चाहिए, तभी इसका तेज़ी से देश में बढ़ावा होगा। लेकिन फिर भी अगर नहीं भी एग्जाम्प्ट कर पा रही है गवर्नमेंट, तो अभी उसको कम से कम रेट ऑफ टैक्स तो इस पर रिड्यूस करना चाहिए। इंडस्ट्री की काफ़ी ये डिमांड है कि इस पर जो इनके इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, प्लस जो आउटपुट है, सभी पे ये रेट रिड्यूस होने चाहिए, जिससे कि आगे आसानी से बेचा जा सके माल को। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज की डेट में हर घर की ज़रूरत है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सब घर में होगा ही होगा। तो GST भी उसमें, क्योंकि मैंने पीछे एक वर्किंग करी थी, उसमें मैंने देखा था कि कार के ऊपर अगर नॉर्मल आप खरीदते हो 30-40 लाख की कार, तो उस पर 40% का तो
टैक्स ओवरऑल पेड होता है गवर्नमेंट को, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जाली आती है इसमें। बिल्कुल, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी देखिए टू व्हीलर काफ़ी लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दी इलेक्ट्रिक। फोर व्हीलर में अभी थोड़ी सी दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी गवर्नमेंट उतना नहीं प्रोवाइड कर पाई है, तो वो भी एक डिमांड कहीं ना कहीं है कि भाई फोर व्हीलर के लिए भी एक या इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप हो जाए जिससे कि इन व्हीकल्स को पुशअप मिल सके। उसको भी इंसेंटिवाइज करने की बहुत ज़रूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके भी टैक्सेस को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। तो चार्जिंग स्टेशन जो आजकल आपको लगता है थोड़े बहुत बेरोजगार हैं, उनको रजिस्टर करके ट्रेनिंग देके उनको चार्जिंग स्टेशन अलॉट कर देने चाहिए? कुछ ऐसा लगता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ को फ़िलहाल ये टेंडर्स तो अलॉट हो गए हैं और उनको बोला गया है कि वो जगह जगह चार्जिंग स्टेशंस लगाएं। आपका आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर ये बेरोज़गार युवकों को इस तरह के चार्जिंग स्टेशंस की जिम्मेदारी दे दी जाए तो उनको भी एक रोज़गार मिलता है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारा मेंटेन होता है, डेवलप होता है। अच्छा, कोविड के बाद से सर ऑनलाइन एजुकेशन, टेक एजुकेशन बहुत तेज़ी से बढ़ी है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आ गए हैं जहाँ पे हर कोई अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है और घर बैठे बैठे अपने आप को अपग्रेड कर भी रहा है। तो उसको लेके कुछ एग्जामिशंस कुछ लानी चाहिए सरकार को। ये बहुत डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर की है क्या कि देखिए आज की तारीख में इसकी जो रीच है वो नहीं पूरी है। मतलब गवर्नमेंट, मतलब बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर आई हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं। बहुत सारा सिस्टम ऐसा डेवलप हुआ है कि जहाँ पे कि हायर एजुकेशन में के लिए भी बच्चा जो है वो घर बैठे बैठे ही ऑनलाइन एजुकेशन ले रहा है। तो अगर ये एडटेक कंपनीज जो हम कहना चाहते हैं, एडटेक कंपनीज है, इनको अगर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स दे, कुछ इस तरह की स्कीम्स लेके आए कि नए स्टार्टअप्स जो आ रहे हैं वो इस फील्ड में आए, तो एक गांव-गांव तक इसकी रीच, जो विलेज में हमारा एक छोटे क्लास का, प्राइमरी क्लास का बच्चा है, उसको अभी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, तो अगर वो सुविधाएं मुहैया करा पाएगी गवर्नमेंट, उसकी टैक्सेशन को लेके कुछ रिबेट्स दे देती है, कुछ एग्जम्पशंस दे देती है, तो काफ़ी मुझे लगता है कि एक जो एजुकेशन पे हमारे यहाँ बहुत इलिटरेसी है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और हायर एजुकेशन भी, मतलब जो हमारा बेरोजगार युवक है उसके पास स्किल नहीं है, तो उस स्किल को डेवलप वो घर पे बैठे बैठे कर सकता है। उसको उतना खर्चा नहीं करना है कहीं जाने के लिए, कहीं आने के लिए। तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर मिलती है, उसके बाद आज मोबाइल है, उसके बाद आज इंटरनेट है, उस क्षेत्र में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसको वो प्रोवाइडर नहीं है उसके पास। अगर वो कोई बहुत सस्ते दामों में कोई स्किल देने वाला होगा तो फिर वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल। तो यानी कहीं ना कहीं इस पर कुछ आना चाहिए। ये सर बहुत लोगों की क्वेरी कैपिटल गेन में होती है। कैपिटल गेन में जैसे हमारा कंपलसरी एक्विजिशन होता है, उसमें हमारा प्रॉपर एक एक्ट बना हुआ, लैंड रिहेबिलिटेशन एक्ट, एक्विजिशन एक्ट बना हुआ है, उसके थ्रू सारे एक्वायर करी जाती है, प्रॉपर उसकी कोर्ट अलग है, पूरा प्रोसेस उसका अलग है। लेकिन कई सिटीज़ में अलग अलग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, वो उस एक्ट के थ्रू ना जाके कंसेंट पे ले लेती हैं, उनसे कंसेंट लेटर लेके उनकी रजिस्ट्री करा देती हैं, उनसे ज़मीन एक्वायर कर लेती हैं, और ये कहीं ना कहीं उस एक्ट में कवर नहीं हो पाता है और इसके ऊपर कैपिटल गेन के हार्श प्रोविजंस लग जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट की उम्मीद होनी चाहिए। देखिए विनीत जी, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया आपने छुआ। और क्या हो रहा है कि इससे सबसे ज़्यादा फार्मर अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लैंड्स जो गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए एक्वायर करती है वो ज़्यादातर फार्मर्स के पास ही है। तो उन फार्मर्स को हो क्या रहा है कि अभी टैक्स देना पड़ रहा है। ये क्लैरिटी नहीं है एक्ट के अंदर कि ये जो इस तरह से एक्वायर की जा रही है। पहले क्या था कि गवर्नमेंट ने लेके आई थी कि अगर कंपल्सरी एक्विजिशन कर रही है कोई गवर्नमेंट तो वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी एक नया कल्चर डेवलप हो गया है जिसमें कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो कंसेंट बेसिस पे रजिस्ट्री करती हैं। तो फार्मर वहाँ पे लिखता है कि स्वेच्छा से करी गई, और उस पर टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये व्यू ले रहा है कहीं ना कहीं कि क्योंकि स्वेच्छा से करी गई है तो ये कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं है और आपको इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है लॉ की वो इंटेंशन नहीं थी। तो इसका अगर क्लैरिफिकेशन लेके आएंगे तो एक बहुत बड़ा वर्ग हमारा अफेक्ट हो रहा है, फार्मर्स जो कि एक गांव से उठ के आता है, एग्रीकल्चर बेस है, उसके पास और कोई इनकम के सोर्सेज नहीं है, किसी तरीके से वो लैंड एक तो उसकी चली जाती है, तो वहाँ पे मतलब रिबेट देना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट को। यानी उसको कवर करना चाहिए। एग्जैक्टली उसका क्लैरिफिकेशन एक्ट में ज़रूर ले आए जिससे कि ये ख़त्म हो जाए एनोमली और उनको टैक्स जो अननेसेसरी बर्डन है वो ना देना पड़े। सर जैसे कई लोग हम ही लोगों को राय देते हैं पार्टनरशिप फर्म बना लो आरओसी से बचने के लिए,
और उसके कंप्लाइंसेस उतने हैवी हैं कि हर कोई बहुत इजी वे में नहीं कर सकता है। पार्टनरशिप फर्म हम एडवाइस कर देते हैं, और भी जैसे ग्लोबल लेवल पे नहीं आना चाहते वो फर्म बना लो, लेकिन पार्टनरशिप फर्म पे 30% टैक्स लगता है। वही अगर हम कंपनीज बनाते हैं वहाँ 22% 25% का टैक्स लगता है। तो और जबकि दोनों कैटेगरी देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम है, तो ऐसा क्यों किया गया? क्यों पार्टनरशिप को अछूता सा साबित कर दिया है कि भाई तुम अछूत हो, तुम दूर रहो, 30% ही लगेगा तुम्हारे हाँ, ऊपर। ये मतलब बड़ी अजीब सी बात है। एक तरफ तो मतलब कंपनीज बनाना, मेंटेन करना, उसको रन करना बहुत मुश्किल काम है। उनकी जितनी कंप्लायंसेस है वो एक आम आदमी नहीं कर सकता, तो उसको सूट करता है कि वो अपना अगर कोई छोटा धंधा कर रहा है तो पार्टनरशिप बना ले, उस पार्टनरशिप में कर ले। लेकिन दूसरी तरफ उसको फिर वो 30% टैक्स देना पड़ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको बहुत भारी पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये रेशनलाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि इसको मतलब कम से कम 22 ना लाएँ। 22 जो कंपनीज़ को इंसेंटिव दे रखा है वो उस पर ना भी लाए तो गवर्नमेंट कम से कम 25% तो करे, तो एट पार तो आए। तो इसलिए एक ट्रेड की ये बहुत डिमांड है। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इसके बारे में सोचेगी और कहीं ना कहीं इसको 25 पे शायद लेके आए। मुझे लगता है सर कभी कभी ना हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे हर बात दो शब्दों में कही जा रही है। जैसे हम इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात करें, EWS की, वहाँ पे ये कहते हैं कि 8 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको हम घर भी देंगे सरकार वाला, सरकारी सुविधाएं भी देंगे, सारी जितनी योजना आ रही है हम उसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इनकम टैक्स कहता है कि भाई 7 लाख से नीचे इनकम है तो एग्जेम्प्ट है, 7 से ऊपर आपको टैक्स देना है। तो ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट का इस बारे में मैं थोड़ा सा तारीफ़ करूँगा कि लास्ट ईयर इन्होंने 5 लाख की लिमिट को बढ़ा के 7 लाख कर दिया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम रह गया। उसको 8 लाख भी करना ज़रूरी है। और दूसरा, इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है कि इन्फ्लेशनरी इकनॉमी में बहुत इन्फ्लेशन रहा है और आ रहा है, तो ये लिमिट्स अभी कहीं ना कहीं बहुत कम महसूस होती हैं। तो डेफिनेटली इसको 8 लाख तो कर ही देना चाहिए, जिससे कि कम से कम वो डिस्पैरिटी जो है वो ख़त्म हो जाए। हर सैलरी क्लास, बिजनेस क्लास या कोई भी आप प्रोफेशनल, उसके माइंड में एक थॉट होता है, क्या हमारी चैप्टर 6 थे 80C to 80U जो 2014 में 1.5 लाख हुई थी, आज 2024 आ गया है, वो बढ़नी चाहिए या नहीं? इन्फ्लेशन कितना बढ़ गया हमारा 10 साल में? हाँ, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का एक फोकस ये शिफ्ट हुआ है कि जो पहले गवर्नमेंट फोर्स्ड सेविंग कराना चाहती थी, वो उस पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कॉन्सेप्ट्स चेंज हुए हैं कि गवर्नमेंट फोर्स्ड सेविंग नहीं कराना चाहती। क्योंकि इधर देखने में ये भी आया है कि नई स्कीम में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया उन्होंने टैक्सेस में, तो शायद वो उनसे मतलब उसको गवर्नमेंट को ये लगता है कि नहीं हम कोई डिडक्शन ना दें, कोई सेविंग्स नहीं भी आती कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा टैक्स में इंसेंटिव दे दें। तो वो अगर गवर्नमेंट उसको प्रमोट करना चाहती है तो मुझे लगता है 1.5 लाख के कम से कम 2.5 लाख रुपए तो वो होने ही चाहिए। 10 साल में वैसे भी 1.5 लाख के अगर हम इन्फ्लेशन से चलें तो वो 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए हो जाते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये या तो थॉट प्रोसेस में कोई अंतर है पहले की गवर्नमेंट्स में इस गवर्नमेंट में, तो लगता ही है कि हाँ नहीं 1.5 लाख के 2.5 लाख तो हो ही जाने चाहिए। तो वही बात हो गई, कोरोना में हमने सत्ता को देख लिया और कहते हैं जो है खा लो पी लो मौज ले लो जोड़ो कुछ मत जोड़ो। तो वही वाला कंसेप्ट इसमें भी हो गया कि भाई सेविंग वेविंग कुछ मत करो, बस टैक्स दो और मौज लो। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ पाश्चात्य सभ्यता शायद हावी होती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पे कि गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स देती हैं अपने कंट्री में, वो शायद अभी पॉसिबल नहीं है, इतना लार्ज पॉपुलेशन है। उस सभ्यता को इंडिया में लेके कहीं ना कहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट दिखता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की फोर्स सेविंग नहीं है। वहाँ पे डायरेक्ट टैक्स मतलब सीधे सीधे फ्लैट टैक्सेस हैं, तो वही कल्चर शायद इंडिया में भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मतलब खाओ पियो टैक्स मत जोड़ो। बिल्कुल। और बहुत लोगों के मन में उत्सुकता रहती है जब भी बजट आता है, वो टीवी में यही देखते रहते हैं, क्या टैक्स स्लैब बढ़ेगा, क्या टैक्स स्लैब बढ़े। पिछली बार बड़ी हिम्मत से उन्होंने 5 से 7 किया, बहुत बड़ा स्टेप था। तो क्या वो है ना कि चीज़ें मिलती हैं तो और उम्मीदें बढ़ जाती हैं, तो क्या और उम्मीद है? देखिए, इलेक्शन का ईयर है, बढ़ना तो चाहिए गवर्नमेंट को। कहीं ना कहीं पैसे तो बहुत बड़ी स्कीम्स नहीं ला सकती, लेकिन कम से कम टैक्स स्लैब बढ़ा के लोगों को हो सकता है अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो पूरी उम्मीद तो है मैं कि क्योंकि लास्ट ईयर है गवर्नमेंट का, तो लिमिट्स शायद बढ़ाना पड़े उसको। जीएसटी में आप क्या चाहते हैं कि जीएसटी में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? इनडायरेक्ट टैक्स की अगर मैं बात करूँ,
ये आपको लगता है कि ये चीज़ें थोड़ी सी हार्श हो रही हैं, इसमें टैक्स रेट बहुत हैवी हो गया है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुविधाएं किसी जगह देनी चाहिए? जैसे हॉस्पिटल के हम लोग बात कर रहे थे कि 5,000 से ऊपर अगर रूम रेंट हॉस्पिटल का है तो उस पर GST लगा दिया है। ऐसे कई सारी चीज़ पे GST लग चुका है, तो कहाँ कहाँ पे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होने चाहिए? एक तो थोड़ा सा मुझे लगता है जीएसटी में थोड़ा सा जो वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस गवर्नमेंट ने कहा था कि हम देना चाहते हैं, वो कहीं मिसिंग है। तो एक तो ये कि जीएसटी में सरलीकरण होना चाहिए। व्यापारियों को इतनी सारी कंप्लायंसेस करनी पड़ रही हैं और उसके बावजूद भी इतने सारे नोटिसेस झेलने पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उस सरलीकरण की ज़रूरत है, उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अभी रिसेंट पास्ट में जो एआई से नोटिस जनरेट हुए उसमें ये तो सर अच्छी बात है, सिर्फ अभी AI के आए हैं और आए नहीं है। और AI वाले तो मुझे लगता है थोड़े से आसान है, अगर दूसरे वाले आए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं कि भाई केवल एआई से जनरेट करके आप नोटिस सब ना कर दें, एक बर्डन लाद दें व्यापारी के ऊपर। व्यापारी वैसी कंप्लायंसेस से परेशान है, तो उस सब चीज़ों को सरलीकरण करने की ज़रूरत है। थोड़े से प्रोविज़न्स जो अरेस्ट को लेके और वो सब चीज़ों को लेके उनको थोड़ा सा, उससे व्यापारी काफ़ी भयभीत रहता है, व्यापार का एनवायरनमेंट नहीं है, तो उनको थोड़ा सा ईज़ करना चाहिए जिससे कि व्यापारी खुले मन से व्यापार कर सके। तो अगर जीएसटी की बात करें तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो प्रोविज़न्स हैं उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं देखने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को कि क्या उचित एक स्टेप हो सकता है जिससे कि व्यापारी अपना व्यापार खुल के कर सके, और जो उचित टैक्स है, जो टैक्स दिया जाना चाहिए वो बिल्कुल दे गवर्नमेंट को, लेकिन कम से कम डर का माहौल ना हो। डर का माहौल। और टैक्स रेट मुझे लगता है कि 5, 12, 18, 28 बहुत हायर साइड है, 18 बहुत हायर साइड है। माइंड थॉट आ जाता है कि अच्छा, आपको नहीं लगता ये टैक्स रेट बढ़ाने की जगह टैक्स रेट थोड़ा सा कम करके अगर ITC का कंसेप्ट ही हटा दें? नहीं, देखिए जीएसटी का सारा दारोमदार ही आईटीसी पे था, मतलब क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट है तो उसी की वजह से ये जीएसटी को लाया गया था। तो आईटीसी तो हटाना मुश्किल है, लेकिन हाँ स्लैब रेट्स थोड़े से कम करके 12 वाले को और 28 वाले को मिला के अगर सब कुछ 18 कर दें, कहीं ना कहीं मतलब एक बीच में लेके आएँ और स्लैब रेट्स कम कर दें, तो बर्डन मतलब आसानी हो जाएगी काम करने में, मतलब क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स थोड़े से कम हो जाएंगे, तो वो एक गवर्नमेंट स्टेप ले सकती है। तो आप सबने देखा कि सर ने बजट की एक्सपेक्टेशन कितनी आसानी से सरल शब्दों में 1 to 1 डिस्कस करी। और बजट की एक्सपेक्टेशन तो ऐसी होती है, कितनी कर लो कम है, आप कितने पॉइंट छू लो बहुत सारी इसमें निकल आएंगी। हम लोगों ने मोटे मोटे पॉइंट इसमें कवर करे, लेकिन अगर आपको लगता है फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो और होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो पे प्रकाश डालने के लिए। बहुत बहुत आभार आपका विनीश जी, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया और उम्मीद है मैं कुछ लाइट थ्रो कर पाया हूँगा इस विषय के ऊपर। बिल्कुल। और आपने, सर ने भी एक यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया स्टार्ट किया है, अगर आप शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसके बारे में सर बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने एक चैनल शुरू किया है ट्रेडिंग टर्टल्स के नाम से, जिस पे कि मैं जो भी शेयर से रिलेटेड टेक्निकल एजुकेशन, फंडामेंटल एजुकेशन और जो भी नए नए शेयर्स के अंदर जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं उन सारी स्ट्रेटजीज़ को मैं डिस्कस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं वो उस चैनल से काफ़ी कुछ सीख सकें। तो अगर आप उस शेयर मार्केट में कुछ भी इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आइए, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए और मेरे को पूरी उम्मीद है कि वहाँ से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिलेगा। तो ट्रेडिंग टर्टल्स के नाम से वो चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस पर वीडियो से आके देख सकते हैं। हम इस चैनल का लिंक अपने कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, आप लोग वहाँ से जाके उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो वीडियो को लाइक, ज्ञान बांटने के लिए शेयर्स और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलें। धन्यवाद।